हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंक बूस्टर सीरीज में। आज यहाँ पे हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में डिस्कस करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन को। एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में बात करते हो तो एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और जब कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एंड प्रोडक्ट में क्या मिलता है, CO2 एंड H2O मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि कार्बोहाइड्रेट का जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एंड प्रोडक्ट में क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स मिलता है पायरुविक एसिड का। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में, क्लियर है। देखो, एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में बात करता हूँ तो एरोबिक रिस्पायरेशन में 4 चीज़ें होती है। पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रेब्स साइकिल, चौथा ETS। जिसमें से ग्लाइकोलिसिस को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आप नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। आज यहाँ हम लोग बात करेंगे लिंक रिएक्शन के बारे में, और तीसरा है क्रेब्स साइकिल, चौथा ETS। यानी कि आज यहाँ पे हम लोग लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग ETS को डिस्कस करेंगे, क्लियर है। देखो, ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करता हूँ तो ग्लाइकोलिसिस जो वो साइटोप्लाज्म में चलता है। लिंक रिएक्शन और जो क्रेब्स साइकिल है ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलती है। और ETS जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में चलती है। बात आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में 4 चीज़ें होती है, जिसमें से ग्लाइकोलिसिस जो वो साइटोप्लाज्म में चलती है, बाकी जो 3 है ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब एरोबिक रिस्पायरेशन को समझने के लिए हम लोग एक सेल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेल है, क्लियर है। ये हमारे पास एक छोटा सा सेल है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मैं इस सेल के बारे में बात करता हूँ तो देखो ये सेल है, और सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो खाली स्पेस आपको दिखाई देता है, इसमें एक फ्लूइड मटेरियल भरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के बारे में बात करता हूँ तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। जब ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं पायरुविक एसिड का, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जिसे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। अब ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करता हूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल से, ठीक है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन पाए थे, एक आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये खाली आपको स्पेस दिखाई दे रही है, इस खाली स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करता हूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्डिंग पाई जाती है, और इस फोल्डिंग को हम क्रिस्टा कहते हैं, और इसी को प्लूरल में हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो खाली स्पेस आपको दिखाई देता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स के अंदर लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल चलेगी, क्लियर है। अब देखो, साइटोप्लाज्म में जो ये 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड का बना है, अब ये पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल्स कहाँ पे इंटर करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में इंटर करेंगे, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक रिएक्शन चलेगा। लिंक रिएक्शन में क्या होता है, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन होता है, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड है ना, ये आगे चलकर कन्वर्ट होती है एसिटाइल कोएंजाइम A में प्लस CO2 में, ठीक है। अब देखो, पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन है, और एसिटाइल कोएंजाइम के पास 2 कार्बन होता है, और कार्बन के पास 1 कार्बन है, CO2 के पास 1 कार्बन, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 3 कार्बन, और यहाँ पर भी 3 कार्बन, ठीक है। अब देखो, पायरुविक एसिड के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स, तो एसिटाइल कोएंजाइम के भी यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल, और CO2 के भी यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल, यानी कि टोटल यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन कहते हैं। बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। अब हम लोग लिंक रिएक्शन को ना थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लिंक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो लिंक रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन है। अब ये जो पायरुविक एसिड है वो कोएंजाइम A के साथ में रिएक्शंस करती है, और रिएक्शन करके एसिटाइल कोएंजाइम A बनाती है प्लस CO2 बनाती है। अब एसिटाइल कोएंजाइम के पास 2 कार्बन होता है और CO2 के पास 1 कार्बन होता है, और पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन, यानी कि यहाँ पर 3 कार्बन और यहाँ पर भी 3 कार्बन, रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो, पायरुविक एसिड के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एसिटाइल कोएंजाइम के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल, और CO2 के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। अब यहाँ से CO2 बाहर निकल जाता है, क्लियर है, क्योंकि ये गैस है। अब देखो, पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है तो इस दौरान एक एंजाइम यूज होती है जिसे हम कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोक्सीजिनेज एंजाइम, क्लियर है। इसके अलावा पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है तो इस दौरान एक NAD से एक NADH बनता है। बट यहाँ पे हमारे पास एक पायरुविक एसिड नहीं है, हमारे पास 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है, तो यहाँ हमारे पास 2 NAD से 2 NADH बनेगा। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है तो इस दौरान मैग्नीशियम आयन प्लस TPP का भी यूज होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और इसी को हम लोग लिंक रिएक्शन कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब ये लिंक रिएक्शन में जो एसिटाइल कोएंजाइम A बना है ये इंटर कर जाएगी क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। अब हम लोग क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करेंगे।
अब क्रेब साइकिल के बारे में बात करता हूँ तो क्रेब साइकिल भी कहाँ पे चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलती है, बात आपको ध्यान रखनी है। और मैट्रिक्स में ही एसिटाइल कोएंजाइम ए बन चुका है, ठीक है। अब देखो क्रेब साइकिल का जो पहला मेंबर है उसे हम लोग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो क्रेब साइकिल का पहला मेंबर है, ठीक है, जिसमें 4 कार्बन होता है और एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन होता है। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिसमें सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन, 6 कार्बन, क्योंकि उधर भी 6 कार्बन थे तो इधर भी 6 कार्बन, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। अब ये जो सिट्रिक एसिड बना है, ठीक है, ये क्रेब साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए से, देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके जब सिट्रिक एसिड बनाता है, किसको बनाता है भाई, जब सिट्रिक एसिड को बनाता है तो इस दौरान एक एंजाइम यूज होता है जिसे हम सिट्रेट सिंथेज एंजाइम कहते हैं, क्लियर है। अब देखो सीओ को एंजाइम ए का जो काम है वो खत्म हो चुका, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्रेब साइकिल में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड है जिसमें 6 कार्बन है, इसलिए क्रेब साइकिल को लोग C6 साइकिल कहते हैं या फिर TCS साइकिल कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड बनेगा, इसमें भी 6 कार्बन है। सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, इसमें भी 6 कार्बन है। आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनेगा, इसमें भी 6 कार्बन है। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा, इसमें भी 6 कार्बन, सॉरी इसमें भी 5 कार्बन है। अब देखो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है तो इस दौरान एक CO2 बाहर निकलता है जिसकी वजह से कार्बन कम हो जाता है। इस वजह से जब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है तो इसमें 5 कार्बन होता है क्योंकि एक कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसके अलावा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है तो एक NAD से NADH बनता है। यानी कि क्रेब साइकिल में आपको एक चीज याद रखना है कि क्रेब साइकिल में जब जब CO2 निकलेगा तब तब एक NADH बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा, ठीक है, जिसमें कितना कार्बन, 4 कार्बन होता है, ठीक है। और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में 5 कार्बन होता है। देखो तो अब क्या होता है कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है तो इस दौरान एक CO2 बाहर निकल जाता है और CO2 बाहर निकलेगा तो एक कार्बन का नंबर कम हो जाएगा। इस वजह से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में 5 कार्बन होता है और सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन होता है, ठीक है। अब देखो CO2 जब जब CO2 निकलेगा क्रेब साइकिल में तो एक NADH बनेगा, यानी कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है तो एक NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट होता है, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्रेब साइकिल में कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के आगे और पीछे CO2 और NADH बनता है। इसके अलावा क्रेब साइकिल में कहीं पर भी CO2 नहीं बनता, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बनता है सक्सिनिक एसिड जिसमें 4 कार्बन होता है, ठीक है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो इस दौरान एक कपल रिएक्शन चलती है, क्या चलती है, एक कपल रिएक्शन चलती है जिसमें क्या होता है, GDP से GTP बनता है और GTP से जब GDP बनता है तो यहाँ पे एक फॉस्फेट रिलीज होता है, ये फॉस्फेट ADP के साथ में जुड़कर ATP का फॉर्मेशन करते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो सक्सिनिक एसिड है, ठीक है, अब इस सक्सिनिक एसिड से क्या बनता है भाई, फ्यूमेरिक एसिड बनता है और फ्यूमेरिक एसिड सक्सिनिक एसिड से क्या बनता है, फ्यूमेरिक एसिड बनता है और जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो इस दौरान एक FAD से FADH2 बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और फिर फ्यूमेरिक एसिड से आगे चलकर मेलिक एसिड बनता है जिसमें 4 कार्बन होता है और मेलिक एसिड से वापस फिर क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब मेलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है तो इस दौरान एक NAD से NADH बनता है। अब देखो साइकिल को हमने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर साइकिल आके हमारा खत्म भी हो रहा है तो हमारा साइकिल कंप्लीट हो, क्योंकि साइकिल का एक रूल होता है क्योंकि साइकिल जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर जाके कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके साइकिल कंप्लीट हो गई, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्रेब साइकिल को पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस किए, क्लियर। अब क्रेब साइकिल में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखना है इस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमें क्रेब साइकिल में कुछ बातें ध्यान रखना है। देखो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनता है और 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, ठीक है। बट एक क्रेब साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम यूज होता है, तो हमारे पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम बने, 2। तो क्रेब साइकिल कितने टर्न चलेंगे, 2 टर्न चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे एक टर्न के बारे में कि जब हमारा क्रेब साइकिल एक बार चलेगा तो क्या क्या होगा। देखो एक बार जब हमारा क्रेब साइकिल चलेगा तो एक एसिटाइल कोएंजाइम खर्च होगा, इससे हमारा 2 CO2 बनेगा, एक ADP से एक ATP बनेगा और एक FAD से एक FADH2 बनेगा और 3 NAD से 3 NADH बनेगा। अब देखो एक FADH2 से आगे जब एक FADH2 जो है जब आगे ये ETS में इंटर करेगी तो इससे 2 ATP बनेगा और एक NADH से जब ये इंटर करेगी ETS में तो इससे 3 ATP बनेगा। तो हमारे पास 3 NADH है तो कितना ATP हो गया, 9। और यहाँ पे एक FADH2 तो कितना ATP, 2। तो 9 और 2 कितना हो गया, 11।
और जब हमारे पास एक एटीपी यहाँ पे बन रहा है कितना हो गया 12, यानी कि एक बार जब हमारा क्रेब्स साइकिल चलेगा, क्या चलेगा, जब एक टर्न क्रेब्स साइकिल चलेगा तो हमें 12 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम 2 है, तो क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, तो हमारे पास कितने एटीपी बनेंगे, 24 एटीपी बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर, ये सारे सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब अगर मैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में बात करता हूँ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूँ, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो इससे हमें 6 CO2 मिलता है, प्लस 10 NADH मिलता है, प्लस 2 FADH2 मिलता है, प्लस 4 ATP मिलता है, ठीक है, जिसमें से 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस मिलता है और 2 ATP में क्रेब्स साइकिल से मिलता है, ठीक है। अब देखो, एक NADH से 3 ATP बनता है तो 10 या 30 यानी कि 30 ATP हो गया, और एक FADH2 से 2 ATP, तो 2 से कितना हो गया 4, यानी कि 4 ATP हो गया, प्लस 4 ये है, यानी कि 30 और 4 34 और 4 38, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो हमें 38 ATP मिलता है। और इस 38 ATP में से माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी बनता है और साइटोप्लाज्म में 2 एटीपी बनता है, और ये जो 2 एटीपी साइटोप्लाज्म में बन रहा है वो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट जो है लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल उसको लोग डिटेल में डिस्कस किए। अब अगले लेक्चर में हम लोग रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे और ETS को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।